भारतीय बाजारों पर नजर डालिए। हम थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली, करीब 20 पॉइंट थोड़ा सा हल्का हुआ है निफ्टी, आप कह सकते हैं 210 अंकों की बढ़त। लेकिन निफ्टी बैंक अब 44,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ज्यादा दरअसल पोजीशंस थोड़ी बहुत हल्की होती हुई दिखाई दी है। इंडसइंड बैंक नेगेटिव टेरिटरी में 1.1% नीचे। बजाज फाइनेंस की तो हम बात वैसे भी कर रहे थे, आज पूरा देखते हैं एक्सपायरी का क्या इंपैक्ट आता है। बाजार बंद होते होते कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ट्रेड्स भी हैं जो हल्का सा कूल ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है और यहाँ से आगे कितनी और तेजी बनेगी, हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा जुड़ गए। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। आप हमारे साथ बैठे हैं तो जाहिर तौर पर मैच का टिकट नहीं मिला, लेकिन मूड माहौल आपके ऑफिस में क्या है? मैच देख रहे हैं आज कि नहीं? बिल्कुल। दो स्क्रीन चल रही है, एक सीएनबीसी आवाज की और एक हॉटस्टार की। तो दोनों दोनों ट्रैक कर रहे हैं, दोनों ट्रेंड पॉजिटिव लग रहे हैं अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, इस बीच गुरमीत से बातचीत कंटिन्यू करेंगे। इस बीच निफ्टी की एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। वीरू, आज रिलायंस ने बढ़िया लीडरशिप पकड़ ली है, 1.5-2% के उछाल के साथ देख रहे हैं स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। जी हाँ, इनफैक्ट आशीष मैं इसी पे आना चाह रहा था। रिलायंस बहुत दिनों बाद, प्लीज याद रखिएगा, हम इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़े कंट्रीब्यूटर बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर है। सिर्फ इसका एक अपडेट ले लेते हैं यहाँ पर, एक दिग्गज स्टॉक फ्यूचर छूट ना जाए। पोस्ट आई थिंक मिड ऑफ सितंबर फर्स्ट टाइम रिलायंस अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 EMA को काट रहा है। एक बार के लिए राजेश जी इस पर एक न्यूट्रल व्यू देंगे रिलायंस पे, हालांकि मैं डिस्कस दूंगा बाद में, बट एक रेंज ब्रेकआउट, रेंज जो ब्रीच हो रही है 29 सितंबर के बाद, सारे एवरेजेस बाइसेक्ट हो रहे हैं 18 सितंबर के बाद। एक टेक आपका रिलायंस पर। वीरेंद्र जी, देखिए बायस पॉजिटिव, और इनफैक्ट ये थोड़ा डिस्क्लोजर रहेगा कि ये हमारे बाय लिस्ट में है। और द रीजन यहाँ पे क्या है, ये क्लस्टर निकल रहा है, और सबसे बड़ी बात है इसने अपने 200 DMA को सरपास किया है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो लॉन्ग बिल्टअप तो क्लैरिटी दिख रहा है। मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट होगा 2440 का, 2440 का। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाइए, स्टॉप लॉस रहेगा 2320 का। वीरेंद्र जी, और एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, रिलायंस का इन द मनी कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2340 का कॉल ऑप्शन वीरेंद्र जी 37 पे मिल रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 22 का, और इसका टारगेट सेट करे 65 रुपीज का। सो रिलायंस का 2340 का कॉल ऑप्शन, ये भी हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है। रिलायंस में एक अच्छा खासा मोमेंटम क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है। अब फंडामेंटली इस तरह के मार्केट में जहां पर मोमेंटम है और अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, पोजीशंस कहां पर ली जाए? गुरमीत बताइए। पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्लेयर्स, हम इनफैक्ट आपको याद है प्री दिवाली और चर्चा हो रही थी, क्या इस नई रैली में ऋतिक स्टॉक्स काम करेंगे? उसमें तो आर रिलायंस ही है। नहीं, बिल्कुल, और काफी ओवरड्यू है मुझे लगता है। दोनों रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का कंबाइंड वेट 25% से ऊपर है इंडेक्स में, तो ओवरड्यू है। मुझे भी लगता है कुछ हद तक आईटी भी कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स पे बाजार का और फर्म व्यू बनेगा कि पीक हो गया है, यील्ड्स गिरेंगी, आपको थोड़ा रब ऑफ दिखेगा नैस्डैक से, इंडियन आईटी कंपनीज से भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि डील विंस हो रहे हैं, एग्जीक्यूशन जो हो रहा है थोड़ा स्टैगर्ड हो रहा है, और कुछ कंपनीज का ऑन साइट मिक्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो थोड़ा सिलेक्टिवली मुझे लगता है आईटी भी कंट्रीब्यूट करेगा, उसका भी बड़ा वेटेज है इंडेक्स में। और मैंने पहले भी चर्चा की है कि लार्ज कैप का वैल्यूएशंस ज्यादा अट्रैक्टिव है अभी इन द इंटरिम वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप। तो आप निफ्टी देखेंगे तो 17-18 टाइम्स के मल्टीपल पे है, जिसमें कुछ स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, पूरा आईटी पैक, एचयूएल, एसबीआई, ये शायद 17,000-17,500 निफ्टी के लेवल पे है। तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको टिल्ट होना चाहिए इस तरफ इन टर्म्स ऑफ पुटिंग फ्रेश मनी। मित, जो हम बार बार रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट इंसुलरी की बात करते हैं, एचएफसीज की बात करते हैं, आपने इस मोमेंटम को पिछले एक साल में बहुत अच्छी तरीके से खेला है थ्रू पॉलीकैब, जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में है, आपके पीएमएस में है भी, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है। हालांकि पॉलीकैब बहुत चल चुका है, आपके पास एक इतना बड़ा फ्रैक्शन है उस पोजीशन को होल्ड करने का कि पूछिए मत। बट नाउ एट डीएलएफ एट डेकेड हाई, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हाई पे ट्रेड कर रहा है, ओवर रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई। आप इस वक्त कोई रियल एस्टेट कंपनी, नॉट एग्जैक्टली रियल एस्टेट एंसिलरी, कोई रियल एस्टेट कंपनी या एचएफसीज दे रहे हैं इस वक्त एंसिलरी को छोड़ के? बिल्कुल, डीएलएफ अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला, लोग भूल जाते हैं 2007 में 1200 का
लेवल था, उससे अभी भी शायद 50% नीचे है। और रेरा के बाद एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है बैलेंस शीट में, स्पेशली जो लार्ज डेवलपर्स है। रियल एस्टेट डीएलएफ का एक प्रीमियम स्पेशली नॉर्थ में एक दे हैव द एबिलिटी टू सेल वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट्स। कैमिलियाज है वो 70-80 करोड़ का है, अभी एक पेंट हाउस 100 करोड़ का सेल हुआ है। लास्ट ईयर 15,000 करोड़ का प्री सेल किया था, इस साल उसको बेटर करेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे उनके उतने इतने बड़े लॉन्चेस नहीं थे, उसके बावजूद एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री काफी लिक्विडेट करी। जो उनका डीसीसीपीएल का पोर्टफोलियो है, रेंटल पोर्टफोलियो, वो बहुत अच्छा कर रहा है, 1400-1500 करोड़ के आसपास का अक्रूवल है वहां पे। ऑक्यूपेंसी रेट्स अच्छे हैं, थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग भी होनी चाहिए वहां पे। और आगे गुड़गांव में उनके बहुत अच्छे लॉन्चेस हैं, मिड अफ्लुएंट सेगमेंट में भी और अफ्लुएंट सेगमेंट में भी, इंक्लूडिंग क्रेस्ट 2, इंक्लूडिंग मोर प्रोजेक्ट्स जो थोड़ा न्यू गुड़गांव की तरफ है। तो मुझे लगता है अच्छा करेगा। और डेट रिडक्शन हुआ है, कैश फ्लो जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो री रेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे डेवलपर्स के। अगर आपको 2-3 साल कंटिन्यूसली मार्केट में आप कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हैं, तो एक जो नेक्स्ट ग्रोथ आता है प्राइस में, वो थोड़ा सा री रेटिंग में आता है। मुझे लगता है वो शायद आपको कुछ सिलेक्ट नेम्स में देखने को मिलेगा। ये बताइए गुरमीत, टू व्हीलर कंपनी और खास तौर से आयशर मोटर्स के नंबर्स के बाद स्टॉक में जो रफ्तार बनी है, तो ये क्लियर है कि जो ये रॉयल एनफील्ड की जो 250 सीसी प्लस बाइक्स हैं और उसके सामने जो हमने हाले की बाइक आती देखी या फिर ट्रायम्फ वाली बजाज के साथ टाई अप हुआ, मार्केट शेयर पर कोई आंच नहीं आई है। वो पूरा जो था वो परहैप्स एक हाइप ही था। अब क्या यहाँ से स्टॉक पूरी तरह से रीरेट होने के लिए तैयार है, क्योंकि उस टाइम पे करेक्ट अच्छा खासा हुआ था? वैल्यूएशंस बिल्कुल रिच है, और मुझे याद है मेरी और आप अनुज की चर्चा हुई थी, मुझे लगता है मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा था सिर्फ लॉन्च पे। और आयशर जो वॉल्यूम करता है वो 20 टाइम्स करता है जो नया प्लेयर अब गाइड कर रहा है अगले 1-2 साल का। तो इतनी जल्दी चीजें बदलती नहीं है। और एक जो नेटवर्क होता है जो आप क्रिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको, और रॉयल एनफील्ड का थोड़ा सा सिटी राइड का फील है। इट्स नॉट रियली द फास्ट स्पोर्ट्स बाइक, बुलेट का एक अपना कल्ट है। प्लस मुझे लगता है उनका कमर्शियल व्हीकल साइड भी थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है, स्पेशली जो एलएमवी स्पेस है। और न्यू लॉन्चेज जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा डिमांड है। और एक बाइक सेगमेंट में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है जो कार में हुआ है। कार में अभी आप देखिए 70% सेल एसयूवीज की है, बाइक्स में भी आप देखेंगे तो अब 70%, ऑलमोस्ट 66% सेल जो है इंक्रीमेंटल, वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ है। इसलिए आपने देखा होगा टीवीएस और बजाज ने हीरो को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि हीरो उस रेंज में अच्छी बाइक्स नहीं ला पाया अभी तक, जो 125 सीसी एंड 150 सीसी एंड अबव है। तो मैं अभी भी टू व्हीलर्स में टीवीएस प्रेफर करूंगा। और एक ऑटो एंसिलरी है जो मैं अच्छी लगती है, मैंने चर्चा भी करी थी मोटर ट्रेंड में, संधार टेक्नोलॉजीज बहुत मार्केट लीडर है विजन और लॉकिंग सिस्टम में, केबिन्स बना रहे हैं, फैब्रिकेशंस में है, मेटल शीट्स में है, और एक स्मार्ट लॉक पे काम कर रहे हैं, जो जैसे जो कि अभी जो लॉक्स आते हैं, जो कार्स में हाइब्रिड लॉक होते हैं, आपको की अभी भी कैरी करना पड़ता है कार के अंदर। स्मार्ट लॉक होता है जो पूरा ऐप से चलता है, उस पर भी उनका वर्क चल रहा है। और ईवी पोर्टफोलियो भी काफी अच्छे कुछ हद तक बना रहे हैं, और कंटेंट वैल्यू पर व्हीकल बढ़ने की है, और अब टू व्हीलर पे डिपेंडेंसी सिर्फ 55% है। तो वो एक हमें स्पेस अच्छा लगता है। कुछ ट्रैक्टर मेकर्स को भी हम देखेंगे एक बार, थोड़ा इलेक्शन सीजन के आसपास हम अगर वैल्यूएशन अच्छा मिलता है तो एमएनएम भी अच्छा लगता है। गुरमीत, अब सिर्फ डेडिकेटेड मिड कैप स्पेस में जाएं तो उसमें आपके पास रेलवे है, आपके पास डिफेंस है, रेलवे स्टॉक्स में एक बार फिर से मूव शुरू हुआ है। शुगर स्पेस है आपके पास केमिकल है जिसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिड कैप में ही होती है। यहाँ पे कुछ ऐड किया आप लोगों ने पिछले 2 महीने में, या फिर स्पेशली अर्निंग्स के बाद? तो हमारे पास रेलवे कैपेक्स में हमने टीटागढ़ में हमारा अच्छा मार्केट ने काफी साथ दिया। अगले 10 साल की ऑर्डर बुक उनकी अवेलेबल है, मतलब उनका अगले 10 इयर्स का जो करंट ईयर रेवेन्यू है, 10 टाइम्स जो करंट रेवेन्यू उनके पास ऑर्डर बुक है। आप देखिए वैगन्स की कैपेसिटी उनकी 8,500 से लगभग 12,500-13,000 हो गई है। वंदे भारत कोचेस की कैपेसिटी उनकी 250 से करीबन 800 के आसपास आ गई है। फॉर्जिंग व्हील्स में भी उनका जॉइंट वेंचर है आरके फॉर्जिंग से। और ये कंपनी में थोड़ा सा आपको टर्न अराउंड मिला है, ये कंपनी में थोड़े कुछ इश्यूज थे कुछ साल पहले, बट रिमार्केबल टर्न अराउंड है। और तो मुझे लगता है, और एग्जीक्यूशन एबिलिटी है कंपनी में, तो ये हमने ऐड किया है। बाकी 5 स्टॉक्स थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं। सोलार भी हमारा टॉप होल्डिंग है, नया हाई बनाया जिसने काफी वैल्यूएशंस काफी रिच हो गए हैं, तो इंक्रीमेंटली और एडिशन नहीं कर रहे हैं इस स्पेस में। केमिकल्स में हम थोड़ा सा एग्रो केमिकल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हार्वेस्टिंग सीजन है, इलेक्शन सीजन है, रूरल इकोनॉमी में अभी भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, और मुझे लगता है कि सारी नेगेटिव न्यूज प्राइस में है।
अगर आप टाटा केमिकल देखेंगे तो 10 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मतलब डाउनसाइड से लिमिटेड, अपसाइड आने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। उसमें सोडा ऐश भी है, रेलिस इंडिया वाला प्ले भी है, स्पेशलिटी केमिकल का प्ले भी है, बैटरी जो ईवी बैटरी वाला प्ले भी है, और अच्छा मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। तो वो हमें अच्छा लगता है। पीआई के नतीजे आपने देखा, सब एक अकेली ऐसी एग्रोकेमिकल कंपनी है जिसने डिफाई किया है इस पूरे स्लो डाउन को, और ये शायद मेरी पर्सनल होल्डिंग इसमें 10 साल से ऊपर है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। तो हम थोड़ा सा एग्रोकेमिकल स्पेस को लेके कंस्ट्रक्टिव है, रिस्क रिवॉर्ड को लेके। ओके, तो ये कुछ काउंटर्स हटकर जो इस समय खरीदे जा सकते हैं। अच्छा गुरमीत, कंसिडर आप 16 इंडस्ट्रीज ट्रैक करते आए हैं, पीटीसी इंडस्ट्रीज भी ट्रैक किया है क्या? नहीं, ये हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इसको ट्रैक नहीं किया। क्योंकि उस स्टॉक में भी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा एक्शन बना है, और वो साफरान के साथ जो डील हुई, मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं कि वहां पर कितना मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये फाइनेंशियल वाली नहीं, सिर्फ पीटीसी इंडस्ट्रीज डायरेक्टर साहब, वो वाली जो डिफेंस कंपनी है, वहां पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इंडस्ट्रीज इंडिया ये भी नहीं है, पीटीसी इंडस्ट्रीज नाम के, आप ढूंढेगा वो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अच्छा गुरमीत, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह का मोमेंटम अब मन्नापुरम ने दिखाया, जो आज एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग में हो रहा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखने को मिल रहा है, ये एनबीएफसीज को लेकर कितना और एक्शन दिखेगा आगे, और क्या ड्राइव करेगा यहाँ से आगे अर्निंग्स को? तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, मुझे लगता है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है, रेट्स अभी नीचे आना शुरू नहीं हुए, थोड़ा सा निम्स भी प्रेशर में आएगा। कुछ हद तक आपको थोड़ी सी प्रोविजनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी। हम ऑलरेडी एक अच्छी साइकिल में, और आरबीआई मुझे लगता है थोड़ा सा कंसर्न्ड है, स्पेशली अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर। तो जिस एनबीएफसीज का अनसिक्योर्ड पोर्शन बहुत ज्यादा है और स्मॉल टिकट जाता है, वहां पे हो सकता है आरबीआई थोड़ा सा और टाइटनिंग करे प्रोविजनिंग में, ऐसा मुझे लगता है। रेगुलेटरी इंटरवेंशन आ सकता है, क्योंकि आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव है। तो हमें होम फर्स्ट अच्छा लगता है, हमें अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छी लगती है। मैंने वीरू से भी बात की, मुझे रियल एस्टेट साइकिल लंबी और स्ट्रक्चरल लगती है। तो होम फर्स्ट में गवर्नमेंट का फोकस है, सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री आवास योजना में, सरफरोशी एक्ट जो है 15 लाख तक है, तो रिकवरी अच्छी होती है। टिकट साइज एवरेज अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग में 10 से 11 लाख होता है। और ओवरऑल उसके अगर आप होम फर्स्ट के अगर आप निम्स देखें, आरओए देखें, बेस्ट इन कैटेगरी है। बहुत अच्छी टीम है, टीम का काफी अच्छा पेडिग्री भी है। तो वो अच्छा लगता है हमें। थोड़ा सा पूना वाला फिनकॉर्प हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि जो डिजिटल फोकस है और क्रेडिट अंडरराइटिंग है, उसमें हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर थोड़ा सा मेरा बायस होगा, मैं शायद बैंक ज्यादा प्रेफर करूंगी एनबीएफसी से, बिकॉज एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। आपको अगर एचडीएफसी 2 टाइम्स बुक वैल्यू मिलता है, या एक्सिस 2 से कम के बुक वैल्यू मिलता है, या एसबीआई लेस देन बुक वैल्यू मिलता है, तो आप क्यों 4-5 टाइम्स या 6 टाइम्स वाली एनबीएफसी को टच करेंगे इस टाइम? गुरमीत, पॉसिबली आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। पहले तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई, या फिर पीएमएस में कोई एक्सचेंज या ब्रोकिंग हाउस है क्या, या फिर कोई डिपॉजिटरी? और नहीं भी है तो इतने बड़े मूव के बाद आप क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं या ट्रेल करते हैं? तो एक हमसे थोड़ा सा हमने बीएससी में शायद थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं एडमिट करूंगा। मुझे लगाना बहुत फास्ट लगा, और तो कई बार क्या होता है जब स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता है, तो आप एज अ आपकी फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। बट सीडीएसएल हमारी काफी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, अच्छा कर रहा है, और वो थोड़ा एक्चुअली एक तरीके का फिनटेक प्ले है। तो सीडीएसएल हम कंटिन्यू करते हुए करता है। एमसीएस को हम स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली जब से ये सॉफ्टवेयर वाला इशू रिजॉल्व हुआ, और कमोडिटी वॉल्यूम्स जो हैं लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि एक्सीड कर सकती हैं नॉर्मल मार्केट वॉल्यूम्स को। और तो एमसीएक्स है हमारे रेडार में, हमने कुछ पोर्टफोलियोज में उसको ऐड किया है, स्पेशली जो हमारा स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो है। और सीडीएसएल हमारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, ये हम काफी टाइम से, इनफैक्ट पोस्ट आईपीओ के बाद से ही, हम जब 3 डिजिट था तब से होल्ड कर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, अपनी राय देने के लिए भी मार्केट पर, और मार्केट के एक्शन पर वापस अगर आप ध्यान दें तो एक हल्का डिप लेने के बाद अब देखिए फिर से अच्छा मोमेंटम 19673 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, तो रफली अपने डे हाई को फिर अचीव करने की कोशिश में। निफ्टी बैंक में एक पुल बैक आया, 44200 पर वापसी, लेकिन मिड कैप्स है जहां पर जोर और भी तेज हो गया है। करीब 400 अंकों का इजाफा इस समय, पूरा 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।